सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे, मुस्तकिल जमानत की बिल्ली थैले से बाहर, तबीयत नासाज तो इलाज का करें आगाज, 1 यूनिट या सदारती निजाम, पाकिस्तानी सियासत के नए रंग, जाली बैंक अकाउंट्स केस, गिरफ्तारियों के स्कोर में इजाफा, नैब कवानीन अवाम या हुक्मरान दोस्त, अपोजिशन का हुकूमती हिमायत का ऐलान। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब पता चला में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश सुहेब, असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब रोज़ाना की तरह मेरे साथ मौजूद हैं। और आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे वोट को इज्जत दो की आवाज़ का इंतज़ार करते मतवाले क्या इंतज़ार करते रह जाएंगे और बड़े मियाँ साहब परदेश सुधार जाएंगे, या फिर जो ब्लॉकबस्टर तहरीर है हुकूमत की तब्दीली के बाद निज़ाम की तब्दीली की आगे अवाम में पजीराई पाएगी, या फिर इस गले सड़े निज़ाम की तरह नकाइज से भरे निज़ाम की तरह अवाम पर कहर डाएगी। दूसरा हम ये भी देख रहे हैं कि साहब बने साहिबा और साहिबा बनी साहब, ये मुबाहिसा इस पर ना ख़त्म होने वाली बहस जारी है, जिससे पता चल रहा है कि रवैयों की और ज़ुबान की पस्ती का शिकार हैं। करप्शन करते जाओ आप जनाब के साथ और अवाम का खून चूस लो, लेकिन इखलाकियात के दायरे में रहते हुए, जिसके बाद सब मिल जाओ, इत्तफाक, सिस्टम बचाओ, मुफाहमत, काम चलाओ, इसके भी इम्कानात मौजूद हैं। खैर, सबसे पहले बात हम बड़े मियाँ साहब की कर लेते हैं, जिन्होंने बड़ी खामोशी के साथ जनाब बैरून मुल्क जाने की कोशिश की है, सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तिब्बी बुनियादों पर गैर मशरूत ज़मानत दी जाए। अमरीका, बरतानिया और स्विस डॉक्टर्स ने भी अमराज को संजीदा नौयत का करार दे दिया है। 6 हफ्तों में इलाज और सेहतयाब होना अब उनके लिए मुमकिन नहीं है, लिहाजा उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि उनको पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। तो बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। जो हम बात कर रहे थे कि भी कोशिश यही है कि लंदन जाना है और इसीलिए इंजाइना का दर्द और एम्बुलेंस जेल के बाहर खड़ी है, शोर मचा हुआ है, ट्वीट पे ट्वीट आ रहे हैं कि अगर कुछ हो गया मियाँ साहब को जिम्मेदार इमरान खान साहब होंगे, अगर कुछ हो गया तो हुकूमत जिम्मेदार होगी। सबसे पहले मैं असद खरल साहब आपसे ये जानना चाह रही हूँ, वैसे तो हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला बड़े मियाँ साहब को सेहत दे, लेकिन जो कि रिपोर्ट सब उन्होंने अदालत में जमा करवा दी हैं तो बड़ी संजीदा नौयत की है कि उनके जो अमराज हैं उनको बैरून मुल्क के डॉक्टर्स संजीदा नौयत का करार दे रहे हैं और यहाँ पर इलाज उनका मुमकिन नहीं है। इस पर क्या कहेंगे आप? सैरिश, देखें, एक संगीन मर्ज जिसके ऊपर 3 मुल्कों के डॉक्टर्स का कंसेंसस, जिस तरह बता रहे हैं कि अमेरिका, बरतानिया, स्विट्ज़रलैंड के लोग कह रहे हैं कि संगीन ख़तरात लाक हैं उनको, उनकी ज़िंदगी को, यानी इतनी किस्म की उनको बीमारियां हैं, जिस तरह दिल की, गुर्दों की, शरियानों के हवाले से, और उन्होंने कहा कि हाई ब्लड प्रेशर है, शुगर है, गुर्दे तीसरी दर्जे की जो बीमारी है उसमें मुब्तला है जो नवाज शरीफ साहब। मुझे ये बताएं कि 6 हफ्तों के लिए उनको मेडिकल ग्राउंड पे बेल दी गई थी, किस वजह से? कि वो बहुत शदीद बीमार है, उनका इलाज करना है और इलाज के लिए उनको बेल दी जाए। एक सजा याफ्ता मुजरम है, वो एक कैदी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं और ये एक रियर केसेस में होता है। पाकिस्तान में और बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं इनसे ज़्यादा मूजी और मोहलक बीमारियों में सज़ाएँ काट रहे हैं, कैद बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, जेलों में बहुत बुरी हालत में, कसम कुर्सी के आलम में, जहाँ पे एक बैरक के अंदर 100 की जगह पे 500-500 लोगों को ठोंसा गया होता है, जहाँ पे पंखा होता है, ना बिजली होती, कभी वो चलता है, कभी वो भी नहीं चलता। तो हब्स और जिस तरीके से वहाँ पे मुश्किल हो जाता है आम इंसान का भी सर्वाइव करना। सैरिश, मुझे ये बताएं कि आपको इन 6 हफ्तों में 28 रोज़ तकरीबन हो गए हैं, कभी आपको ये नहीं हमें पता चला कि मियाँ साहब एक दिन के लिए भी शायद हॉस्पिटलाइज हुए हैं? अगर वाकई ही उनकी जो बनाई हुई रिपोर्ट्स हैं, वो जाते हैं, चेकअप करवाते हैं, वापस आ जाते हैं, उनके अपने हॉस्पिटल की जो शरीफ मेडिकल सिटी जो है, जो उनका अपना है माशाल्लाह हॉस्पिटल, उसके और उनके अपने जो फैन डॉक्टर्स हैं उनकी बनाई हुई रिपोर्ट्स जो हैं, जिसमें ये बताया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, वो कुछ और कहानी सुना रही हैं। लेकिन उसके बरक्स मियाँ साहब जो है वो ना तो वहाँ पे इलाज के लिए उनको दाखिल किया जा रहा है और ना ही कोई परहेज़ किया जा रहा है।
अब मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मियाँ साहब इस उम्र के अंदर, और इतनी अगर बीमारियाँ मान ली जाएँ तो जितनी मुरगन ग़िज़ाएँ वो खा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है आम एक नॉर्मल तंदुरुस्त इंसान इतनी खुराक जो है हज़म अगर कर ले, डाइजेस्ट कर ले, तो बहुत एक उसको सेहतमंद, हेल्थी जो है, सुपर फिट इंसान जो है करार दिया जा सकता है। अब ये जो बिल्कुल बिल्ली थैले से बाहर आ गई है ना, लंदन जाना है, मैंने बस लंदन जाना है, हम पिछले कई प्रोग्राम्स में डिस्कस कर चुके हैं, जाना है, वहाँ पे इलाज है उसी डॉक्टर के पास। हाँ जी। और इसीलिए इन्होंने ये कहा कि भाई उनका इलाज जो है ना उससे वो मुतमईन नहीं है, मैं अस्पताल जाने से मुनकार कर रहे थे। उसके बाद वो खुद से शरीफ मेडिकल सिटी अपना इलाज उन्होंने करवाना शुरू भी किया, जो कि बज़ाहिर नज़र भी नहीं आ रहा था कि इलाज हो भी रहा है या नहीं हो रहा। मुझे ये बताएं बाबर डोगर साहब, देखें बीमारी पर किसी की सियासत नहीं करनी चाहिए, हम करना भी नहीं चाहते, लेकिन मियाँ साहब हमारे मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म हैं, दूसरा वो एक आज़ाद शहरी नहीं है, वो मुजरिम है, उन्हें सज़ा हुई है, तो बात तो फिर करनी पड़ेगी। अगर उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए तो फिर एक आम जेल में जो मुजरिम है उसको भी मिलना चाहिए। यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि छोड़ दिया जाए या जाने दिया जाए। एक आम आदमी क्या कहेगा? आप कॉन्फिडेंटली कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं कि उन्हें जाने दिया जाए या छोड़ दिया जाए? क्या ख्याल है आपका? देखिए सहरिश, खल साहब शरीफ आदमी है, खल साहब कह रहे हैं कि अभी तक उनका इलाज स्टार्ट ही नहीं हुआ, और भाई इलाज यहाँ से करवाना ही नहीं है तो इलाज स्टार्ट कैसे हो? इलाज अगर इलाज स्टार्ट तो तब करवाएंगे जब यहाँ से होना हो। वो कह रहे मुमकिन ही नहीं है यहाँ पे, वो उनके वकील ने कहा मुमकिन ही नहीं है ना यहाँ पे। बिल्कुल, उन्होंने वो तमाम बीमारियां बता दी हैं, ब्लड प्रेशर, शुगर, गुर्दों में तीसरे दर्जे की बीमारी है, हार्ट की बीमारियां हैं। यहाँ से वैसे PIC में बड़ा अच्छा इलाज होता है, इनका अपना श्री मेडिकल सिटी है। अगर हालात नॉर्मल हो तो ये शायद आपको बताएं, इंटरव्यूज़ अगर इनके पुराने निकाल लें तो ये आपको बताएंगे श्री मेडिकल सिटी में हर तरह का दुनिया का बेहतरीन इलाज होता है। इसी तरह PIC में मेरा नहीं ख्याल कि दिल की कौन सी ऐसी बीमारी जिसका PIC में इलाज नहीं होता, और ख़ास तौर पर मियाँ नवाज शरीफ का जो इलाज है वो तो बड़ा VVIP होगा, लेकिन चूँकि इलाज यहाँ पर करवाना ही नहीं है। मैं सर आपको एक चीज़ बताऊँ, आप यकीन जाने अगर कोर्ट इनको कल ये कह दे कि आपके सारे केसेस वापस ये जितने भी आपको सज़ा हुई है ये रिवर्स करते हैं, आप जाके सियासत में हिस्सा लें, खुदा की कसम या इन्हीं डॉक्टर्स के बनाए नुस्खों को कोर्ट में चले जाएँ कि ये झूठे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये सारा बकवास है, मेरे खिलाफ साजिश है। आप नोट कर लें, ये एक तजर्बा करके देख लें। शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर पैदल भागते हुए पाकिस्तान आए कि मेरी कमर दर्द ठीक है। सिर्फ इशू ये है कि जनाब जेलों में ये रह नहीं सकते, जेल जो है जब भी जेल में जाते हैं इनको बीमारियां लाहक हो जाती हैं, तरह तरह की बीमारियां आ जाती हैं, वो बीमारियां जिन्होंने खुद भी नहीं सुनी होती, डॉक्टर वो भी बीमारियां इनके ऊपर लगा देते हैं। जहाँ तक आम आदमी की बात है, आम आदमी बेचारा वो तो ये चाहता है कि यार इस मुल्क में कोई सिस्टम प्रिवेल करे, जिसने करप्शन किया उसको सज़ा हो, जो पैसा लूटा वो वापस आए, ये तो हर बंदे की ख्वाहिश है, लेकिन मुझे इस तरह कुछ होता नज़र नहीं आ रहा। अगर आप देखें सरदारी फैमिली, सारी फैमिली पे करप्शन के चार्जेस हैं, उसके बाद शरीफ फैमिली, नवाज शरीफ, उनकी बेटी, दोनों बेटे, सब पे करप्शन के चार्जेस हैं, सागदार पे करप्शन के चार्जेस हैं, शहबाज शरीफ, उनके दामाद, उनकी बेटियाँ, उनकी बीवियाँ, उनके बच्चे, सभी पे करप्शन के चार्जेस हैं, और कितने अरसे से चल रहे हैं, तकरीबन 2 साल तो हो गए हैं ये सारे केसेस को चलते हुए। सहरिश मुझे एक चीज बताएं, कोई एक बंदा शरीफ फैमिली का जेल में है? कोई एक बंदा शरीफ फैमिली का जेल में है? कोई भी नहीं है, तो कोई भी नहीं है, बस पेशियां भुगत रहे हैं, फिर और जमानत की दरखास्तें दे रहे हैं। या वो बाहर हैं या वो पाकिस्तान में भी हैं तो उनको जमानतें हो रही हैं, बेल्स हो रही हैं, और वो जनाब दंदनाते फिर रहे हैं। तो ऐसे में क्या जस्टिस होना है? क्या नहीं, मुझे ये बताएं असद खरल साहब, बात ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने तो साफ साफ कह दिया था कि भाई ना कोई NRO मिलेगा ना मुआफ़ी मिलेगी, एक बार नहीं कई बार कह दिया। तो इन अदर वर्ड्स अब मियाँ साहब ने फिर इसका मतलब है कि अदालत से ये NRO मांगने की कोशिश की है, क्योंकि जब ये जेल में थे तब सवाल था कि भाई मुझे अपनी मर्ज़ी का इलाज करवाना है, मतलब सवाल अस्पताल अपनी मर्ज़ी का हो जहाँ से वो इलाज करवाना चाहते हैं। अब मामला आ गया पाकिस्तान से बाहर जाने का, अब पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है, तो ये फिर अदालत से NRO मांगा जा रहा है कि भाई किस तरीके से मुझे छूट मिल जाए और मैं चला जाऊँ। इसको कहते हैं अनोखा लाडला खेलने को मांगे, खेलन को मांगे चाँद। अब नवाज शरीफ साहब जिस तरीके से मासूमाना तरीके से ये चाह रहे हैं कि आराम से वो साबित शिकंजे से बच जाएं, एक मुजरम सज़ा याफ्ता जो है तिब्बी बुनियाद पर वो चाहता है कि मैं लंदन चला जाऊं,
तो इस तरह के तो हज़ार मरीज़ जो है वो मुख्तलिफ जेलों में पड़े हुए हैं। इस तरह के और हज़ारा लोग जो है करप्ट जो है वो एक एक इलाज करा के आ जाएंगे बाहर से लूट मार के पैसे से, और उसके बाद जब पकड़ा जाएगा तो वो कहेंगे मैंने, चूँकि नवाज शरीफ साहब ने लंदन से इलाज करवाना कहा था कि पहले डॉक्टर से करवाना है, और इस तरह अमेरिका से मैंने करवाया, स्विट्ज़रलैंड से करवाया, तो वो तो फिर सारी एक लंबी एक प्रेसिडेंट बन जाएगा। आप देखें हमजा शहबाज जो है, जिस तरह डोगर साहब ने बात की, वाकई कि शरीफ फैमिली के जिन लोगों के ऊपर 3 अरब से ज़ायद जो है मुबैना तौर पर जो करप्शन, लूट मार, हवाला हुंडी, मनी लॉन्ड्रिंग की अब चीज़ें सामने आ चुकी हैं, और उसको और मल्टीपल जो करें, एक भी बंदा उनका जेल में नहीं है। नवाज शरीफ साहब का तो शरीफ बड़े मियाँ साहब का और उनकी फैमिली का एक अलहदा से चैप्टर है, पूरा अरबों खरबों के मामलात हैं, वो बाहर हैं। फिर उसके बाद अब देखें शहबाज शरीफ साहब, उनकी जो अहलिया, उनकी जो बेटियाँ जिनके ऊपर इल्ज़ाम आते हैं, ज़ाहिर बात है, उनके जो साहबजादे हैं कुछ पाकिस्तान में, आज हमजा शहबाज शरीफ साहब देखें, उनके हवाले से 8 मई तक जो नजायज़ आमदन से ज़ायद जो असासों के बाद मामला है, जो रमज़ान शुगर मिल रहा है, 8 मई तक फिर प्री रेस्ट जो है उसकी जो ज़मानत है कबल गिरफ्तारी उसकी तोसी हो गई है। अब थोड़ा सा आपको सैरिश अगर मैं बताऊं आप हैरान हो जाएंगे। तो ये है ना आप हैरान हो गए इन रिपोर्ट्स को किस तरह देखती है, कल मर्जी के डॉक्टर हैं, अब हमजा अस्पताल है जहां से ये रिपोर्ट्स तैयार करवाई गई हैं। एक चीज मुझे एक बात बताएं, क्या दुनिया में किसी कैदी को ये प्रिविलेज होती है कि वो अपनी मर्जी के डॉक्टर का पैनल बनवाए और उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट जो वो दें तो वो कोर्ट में जमा मुसलमान को मिलनी चाहिए। मुझे एक बात बताएं, मियाँ साहब ने अब जो मेडिकल बोर्ड जिसकी रिकमेंडेशन आई है, 3 डॉक्टर तो इनके श्री मेडिकल कॉम्प्लेक्स के हैं। इस मेडिकल बोर्ड के हेड जो है वो डॉक्टर अदनान इनके ज़ाती मौलिज हैं, और 2 डॉक्टर जो हैं उनकी बाहर से ओपिनियन ली गई है, 2 डॉक्टर आगा खान के हैं वहाँ से उनकी ओपिनियन ली गई है। ये सारे प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, इनकी मर्जी के डॉक्टर हैं, उनकी एक बना के और वो आपने सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी है। एक आम आदमी जो कैदी होता है उसका एक प्रोसीजर ये होता है कि गवर्नमेंट एक पैनल बनाती है डॉक्टर्स का, वो डॉक्टर उसको एग्जामिन करते हैं और उसके बाद उसके टेस्ट वगैरह करते हैं और उसके बाद वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। सरकारी डॉक्टर्स, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा करवाई जा रही है वो नवाज शरीफ के अपने डॉक्टर्स हैं, अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं, वो एक मेडिकल रिपोर्ट दे रहे हो और ये कह रहे हैं कि जनाब इनका इलाज पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है, लिहाजा इनको बाहर भेजा जाए। तो इस बीमारी को तशवीशनाक करार दिया गया है। अब मुझे एक बात बताएं, वो ये जो मेडिकल बोर्ड बना है इनकी जो रिकमेंडेशन है उसकी अहमियत क्या रह जाएगी? अदालत ठीक है, अब अदालत देखते हैं कि इस दरखास्त को किस तरह देखती है, या इन मेडिकल रिपोर्ट्स को अदालत किस तरह देखती है कानूनी तौर पर। क्या इन्हें एक्सेप्ट कर लिया जाता है या इसकी बुनियाद पर जमानत दे दी जाती है, छोड़ दिया जाता है, जाने की इजाज़त मिल जाती है या नहीं मिलती है, ये अब देखते हैं क्या होता है। दूसरा मुझे ये बताएं असद खरद साहब, आपके पास बरतानिया से बड़ी खबरें आ रही थी, अभी छोटे मियाँ साहब वहाँ पर हैं, एक तरफ ये भी कहा जा रहा था कि वहाँ पर बड़ी ज़बरदस्त मुलाकातें हो रही हैं, कोई डील होने जा रही है। चौधरी निसार साहब की बाज़गश भी सुनाई दी कि वो भी वापस से आ रहे हैं असेंबली में, और फिर ये भी कहा गया कि शायद वो हल्फ उठा लेंगे आगे आने वाले दिनों में, उनको वज़ीर आला पंजाब बनाए जाने का इम्कान है। इस हवाले से कोई डील, क्या खबरें क्या आपके पास? कुछ हुआ बरतानिया में ऐसा खास मुलाकात या कोई डील वगैरह? चौधरी निसार के हवाले से या वज़ीर आला के हवाले से तो मैं समझता हूँ कि उसमें तो कोई 1% भी उस पर तबसरा करने का फ़ायदा नहीं है, कि एक बात हो ही नहीं सकती, एक पॉसिबल मुमकिनात में है ही नहीं, तो उस पर मैं क्या बात करूँ। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं बताऊँ जो लंदन के अंदर हो रहा है, लंदन के अंदर हो क्या रहा है। जो निसार साहब की अगर बात की, पहले भी हम कह चुके हैं कि चौधरी निसार साहब, शहबाज शरीफ साहब, मियाँ मनशा साहब, सलमान शहबाज साहब, इसाक डार साहब, वहीं सैफ रहमान भी आते जाते रहते हैं, फिर उसके बाद उनके अली इमरान साहब, उनके जो दामाद हैं, ये सारे लोग और कुछ और टाइकून जो हैं वो मिल के ये सोच रहे हैं कि लूटा हुआ माल जो है वो किस तरह बचाना है। उसमें हुसैन नवाज़ भी हैं, हसन नवाज़ भी हैं, हुसैन तो अभी इन दोनों शायद सऊदी अरब में हैं, तो लेकिन बहरहाल उनके आपस में वी चैट और सारा व्हाट्सएप से मामला चल रहे हैं। मामला ये है कि ये देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इस हिसाबी शिकंजे से बचना है। आपने देखे एक तरफ हमजा शहबाज को प्री रेस्ट मिल गई है 8 मई तक, शहबाज शरीफ साहब ने भी 8 मई तक, जो आप देखें एक तरफ ये बात करते हैं, अपोजिशन लीडर हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी के जिन्होंने क्या चेयरमैन बनना, आवाम का इनके अंदर बड़ा दर्द है, लेकिन एकदम से बाहर सारे जाके वहाँ पे पैक होके बैठ गए। अब एक बड़ी खबर आपको दे रहा हूँ, नई चीज़ जो सामने आई है। एक तो ये है कि 3 मई को आयशा अहद को नैब लाहौर ने बुला लिया, तलब कर लिया 3 मई को।
वजह क्या है? अब ये जुल्म बर्बरियत की इंतहा देखें कि एक तो उस खातून से शादी के वाले से जो खबरें आई, ये सारे मामला आए और वो निकाह नामा पता नहीं हुआ है नहीं हुआ, जो भी मामला आता है, लेकिन जिस तरीके से वो क्लेम करती है। दूसरा उसके साथ ऊपर फ्रॉड देखिए, चैम्बर में बुलाया गया था चीफ जस्टिस साहब की जानिब से, मामला फिर अब नया मामला निकल गया, नैब के अंदर आ गया मामला है कि उसके भाई को बुलाया गया, जिस तरह हमजा साहब ने कहा है ना कि मेरी वालदा से पूछे, मेरी बहनों से पूछे, मैं दीगर अफराद का जवाब नहीं दे सकता, नोटिस तब नैब ने दिए। अब आयशा आद के भाई को जब बुलाया गया कि ये 25 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का जो मॉडल टाउन में आपके बाप का जो आयशा आद का जो प्लाट था, ये हमजा के जो अकाउंट्स के अंदर, ये सारे जाली अकाउंट्स के अंदर ये पैसे किधर से आ गए? तो उन्होंने कहा इस हवाले से मेरी बहन जो है आयशा आद वो बताएंगी कि मेरे बाप की जो प्रॉपर्टी है, उसने बकायदा दरखास्त दी कि किस तरह हमजा शहबाज ने हथियाई 25 करोड़ में औने पौने किस तरह ली और एक्चुअल उसकी मालियत कितनी थी। यानी उस खातून के साथ ये जो बड़े बड़े नारे मारते हैं, उसके साथ भी इतना बड़ा फ्रॉड किया। मॉडल टाउन के अंदर प्लाट है, फिर 5 लोग, सारे 5 लोग जो है वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार बैठे, टकरे मार रहे हैं, वहां पे चीख रहे हैं, वो मिन्नतें कर रहे हैं। 3 मई को बुलाया गया, अब देखते हैं वो क्या इंकिशाफात करती हैं और क्या कुछ खुलकर सामने आता है। बाबर डोगर साहब, ये लंदन यात्रा के हवाले से खबर आपके पास है? ये जो मैंने अभी बात की है कि डील की खबरें कुछ वहाँ से भी आना शुरू हो गई थी कि मियाँ साहब भी इसी गर्ज से वहाँ गए हैं कि बैठ के, कुछ सैफुर रहमान साहब वहाँ पर मौजूद हैं, इसाक डार साहब भी हैं, फिर कुछ ऐसी भी खबरें आप लोगों ने दी थी कि भाई जहांगीर तरीन साहब का भी कुछ शुबा आया कि शायद वो भी वहाँ हो सकते हैं, या क्या कोई खबर है आपके पास? वो थे नहीं थे, तो क्या हुआ वहाँ? अभी लेटेस्ट तो कोई नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि शहबाज शरीफ वहाँ पर भरपूर एफर्ट कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई ऐसी डील जो है वो ब्रोकर हो जाए कि उनकी जान इससे छूट जाए। और अब वैसे तो अभी सारे ही बाहर हैं, सिर्फ इशू है तो वो नवाज शरीफ का, किस तरह से नवाज शरीफ एक दफ़ा बाहर पहुँच गए तो फिर देखिएगा कि इनका सबका रास्ता खुल जाएगा। तो फिलहाल शहबाज शरीफ जो है वो भरपूर एफर्ट कर रहे हैं कि किस तरह से नवाज शरीफ जो है उनके हवाले से लंदन से कुछ ऐसे डॉक्टर्स जो हैं वो उनकी रिकमेंडेशंस आ जाएं और कुछ एक ऐसी चीज़ चल जाए कि नवाज शरीफ यहाँ से लंदन निकल जाए और सुप्रीम कोर्ट उनको अलाउ कर दे। उसके बाद वो फिर आगे एक फ्लड गेट खुलेगा और फिर ये सारे बाहर चले अब देखते हैं कि फिर अदालत पे है ये सारा मामला कि वो इस दरख्वास्त को किस तरह देखती है और क्या इन्हें इजाज़त मिलती है या नहीं मिलती है। वैसे तो एक आम आदमी से अगर आप पूछेंगे तो वो यही बोलेगा कि भाई एक आम मुजरिम को जब ये सहूलत नहीं है तो बड़े मियाँ साहब को क्यों मिले? जब कौम का पैसा लूटा के अभी वापस नहीं आया, आप सजा याफ्ता हैं, आप आम शहरी बिल्कुल मतलब नहीं है, तो किस तरीके से आपको इस तरीके से बात भेज दिया जाए कि भाई आप दरखास्त दें कि मैं बीमार हूँ और मर्जी के डॉक्टर साहब की रिपोर्ट तैयार। वैसे सैरिश एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जिस तरह से नवाज शरीफ जो सज़ा के दौरान जिस तरह से नवाज शरीफ जाती उम्र में रह रहे हैं पिछले 6 हफ्तों से, और उनके अपने डॉक्टर जो हैं वो अपनी मर्जी का चेकअप करा रहे हैं, उनके अपने डॉक्टर का पैनल है जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट बना रहा है, ये सारी प्रिविलेज मैंने आज तक किसी आम कैदी को नहीं देखी। ये आम कैदी के साथ कभी इस तरह से हुआ नहीं जो इनके साथ हो रहा है। ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है कि एक आदमी अपनी मर्जी से रह रहा है, अपने घर में रह रहा है और उसकी मर्जी के डॉक्टर 3 बार के वज़ीर आज़म है, उन्होंने मुल्क की खिदमत की है, उनके साथ कुछ तो रवैया मुख्तलिफ होना चाहिए ना। आप तजियाकारों को सुन लें, वो भी फिर यही बोलते हैं कि हमजा 3 बार वज़ीर आज़म रहे हैं। सैरिश हमजा शहबाज कितनी दफ़ा वज़ीर आज़म मुल्क के रहे हैं, जिनके लिए हफ्ते को अदालत भी खुलती है, जिनके लिए बड़े बड़े चूँकि वकला के देने के लिए उनके पास पैसे भी हैं, उनके पास अपने हॉस्पिटल भी हैं। एक मुलजम जो है उससे नैब पकड़ने जाती है, एविडेंस लेने जाती है और उसके लिए हफ्ते को बड़े बड़े वकला के पैनल आ जाते हैं, अदालतें भी खुल जाती हैं। जिस तरह से शहबाज शरीफ आपके सामने यहाँ से पाकिस्तान से बाहर चले गए, मुलजमों को ये राहत मिल सकती है। शहबाज आपके सामने यहाँ से पाकिस्तान से बाहर चले गए। ये तो चीफ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बात आई, जस्टिस अजमत सईद साहब ने कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट जो है कि या लाहौर हाई कोर्ट आपने समझा जहाँ पे वकला जाके प्रेशराइज करके ऊंची आवाज में बात करेंगे और अपनी मर्जी का फैसला ले लेंगे। मैं इस पे क्या कहूँ सैरिश, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ? ये एक अलमिया है, ये लम्हा फिक्रिया है अब आगे कि जब बड़े मुल्ज़िमों और छोटे मुल्ज़िमों के लिए अगर इस तरह के 2 मेयारात होंगे तो फिर इनसे लूटा हुआ अरबों रुपया का पैसा वापस कैसे आएगा? सही। चले बाबर साहब, असद साहब, अब आगे बढ़ते हैं। 1 यूनिट के सदारती निज़ाम
जिसकी बातें आजकल हो रही हैं, मोबाइल से इस पर हो रहे हैं। आपने अभी गवर्नर जो सिंध है इमरान इस्माइल साहब, उनकी भी गुफ्तगू सुनी होगी। उन्होंने कहा कोई मुज़ायका नहीं है इसमें, अगर ऐसा हो जाता है तो क्या इससे फ़र्क पड़ता है, जमहूरियत में सदारती निज़ाम भी हो सकता है, अगर इस तरफ मामला जाते हैं तो इसमें कोई कबाहत नहीं है। अब मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा कि वो खबरदार करते हैं, अगर 1 यूनिट या सदारती निज़ाम नाफिज करने की कोशिश की गई तो मुल्क टूटेगा। अब ये एक तरफ जरदारी साहब भी इससे पहले कह चुके हैं कि अगर ये ऐसी कोई कोशिश करेंगे तो हम इन्हें रोकेंगे। बिलावल ने भी कह दिया जी ऐसा कुछ किया तो मुल्क टूटेगा। फिर आप इमरान इस्माइल साहब की भी आपने बात सुनी है, कुछ वज़रा पीटीआई की गवर्नमेंट में ऐसे हैं जो कि हामी है सदारती निज़ाम के। तो आपको लगता है कि जो मामला जिस तरफ चल पड़े हैं बाबर डोगर साहब के, वज़ीर आज़म कुछ इस तरह का सोच सकते हैं कि असम्बलियों को तहलील किया जाए या फिर इस निज़ाम की तरफ जाया जा सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है? देखिए सैरिश, ये जो मौजूदा पाकिस्तान का मौजूदा पार्लिमानी निज़ाम है ना, ये एक गला सड़ा बसीदा बदबूदार किस्म का सिस्टम है, जिसने सिर्फ और सिर्फ जिसमें करप्ट पैदा हुए हैं, करप्शन को प्रमोट किया गया है, अकरबा परवरी को प्रमोट किया गया है, और जिस तरह से यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन है। आप ये मुझे एक बात बताएं, इस टाइम पाकिस्तान की नेशनल असम्बली भी मौजूद है, चारों सूबाई असम्बलियाँ मौजूद हैं, अवाम बेचारे महंगाई से मर रहे हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, एक एवरेज फैमिली अपने जो कमा रहे है उसमें अपने घर का बजट नहीं बना सकती, लोग भीख मांगने पर मजबूर हैं। कितनी की आवाज़ असम्बलियों में उठ रही है, किस निज़ाम की ये बात कर रहे हैं, कितनी की एफर्ट की गई है नेशनल असम्बली में गरीब आदमी को रिलीफ देने के लिए, कितनी आवाज़ें उठाई गई हैं। इश्यूज क्या, लोगों के इश्यूज क्या है और नेशनल असम्बली में इश्यूज क्या चल रहे हैं कि जी साहिबा की बात हो रही है, कभी जी जापान और जर्मनी जनाब बॉर्डर है कि नहीं है, इस पे बात हो रही है। एक आम आदमी के इशू की बात की, मुझे एक बात बताएं कि एक आम आदमी के इशू की बात की कहां पर गई है। और फिर एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एक पार्टी 10 सीटें लेती है और वो सबको एक्सप्लॉइट किए जा रही है, मनमानियां की जा रही है, गवर्नमेंट उसके सामने बेबस है। प्राइम मिनिस्टर अगर कुछ करना भी चाहते तो वो भी बेबस है, कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो मेरा ख्याल है कि सिस्टम वो होता है जो आवाम को डिलीवर करे। ये सिस्टम तो आवाम को डिलीवर करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया, मुकम्मल तौर पर। 2/3 मेजोरिटी का भी आपने हाल देख लिया पिछली गवर्नमेंट का, जो बेड़ा गर्क उन्होंने किया, जो बेड़ा गर्क अब हो रहा है। तो उसमें सबसे अहम चीज़ ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो रेफरेंडम की तरफ जा सकते हैं कि रेफरेंडम करवा लें कि जनाब अवाम कौन सा सिस्टम चाहती है। अगर अवाम की मेजोरिटी कह दे कि हम चलिए, अब मुझे ये बताएं असद खरल साहब नहीं है कि डेमोक्रेसी में तो भले पार्लिमानी निज़ाम हो, भले सदारती निज़ाम हो, मुझे बताएं कि इसमें मुज़ाहिका क्या है? अगर अवाम की फलाह के लिए, सिस्टम की बेहतरी के लिए सदारती निज़ाम की तरफ अगर जाया भी जाता है तो ये कैसे कह रहे हैं जरदारी साहब कि हम रोकेंगे, बिलावल कह रहे हैं मुल्क टूटेगा? देखें, ये बार बार जो मुल्क तोड़ने की बातें करते हैं ना, पहले इन्होंने गर्दान लगाए रखी कि 18th अमेंडमेंट जो है उसको अगर छेड़छाड़ की गई तो मुल्क टूट जाएगा। किधर है 18th अमेंडमेंट? अब ये कह रहे हैं 1 यूनिट और या सदारती निज़ाम जो है उसको लाने की तो कोशिश की गई तो मुल्क टूट जाएगा। भाई आप जिस तरीके से बातें कर रहे हैं सदारती, देखें कोई भी निज़ाम, वो निज़ाम जो है इस मुल्क के अवाम के लिए एक्सेप्टेबल है, फ़ायदेमंद है, जो इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए डिलीवर कर सके, इसके अवाम और पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हो। मुझे ये बताएं, मुझे ये नहीं है कि ये सिस्टम हो या वो सिस्टम हो, लेकिन ये जिस तरह डोगर साहब ने बताया इंतहाई ब्लैकमेलिंग का सिस्टम है। यहाँ पे जिस तरह आप देख रहे हैं कि जब भी बात होगी, जब अपने पर्क्स एंड प्रिविलेज की बात हो जाएगी असम्बली के अंदर, पासपोर्ट ब्लू की बात होगी, MNA MPS सेंटर की तनख्वाहें और पर्क्स एंड प्रिविलेज ज़्यादा करने की बात होगी, उनको इस तरह के जो मामला होंगे वो तो यूनानिमसली एक मुतफिका बिल आ जाएगा और फ़ौरन उसके ऊपर हाथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन 8-9 महीने के अंदर मुझे ऐसा बता दें, कोई भी ऐसा बिल, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी लेजिस्लेशन, कोई ऐसी डिबेट जो आपके कानों ने सुनी हो या ऐसी कोई एक्टिविटी हमने देखी हो या कोई रिपोर्ट हुई हो कि वाकई जी बड़े हमदर्द हैं, बड़े खैर खां हैं, अवाम ने इन मुंतखब नुमाइंदों को भेजा है पार्लिमान में और इन्होंने ये महंगाई के ऊपर बात की है, इन्होंने ये गुर्बत और बेरोजगारी के खात्मे के लिए बात की है, सबसे अहम चीज जो है करोड़ों रुपए का रोजाना इजलास पे खर्चा हो रहा है। और यहाँ पे बात क्या हो रही है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बाबा और पापा और फुफ्फो को किस तरह बचाना है, शहबाज शरीफ साहब जो है
उनको किस तरह बचाना है, साद रफीक और सलमान रफीक को किस तरह बचाना है, सही हो गया। शरीफ अच्छा फैमिली को बाबर किस साहब तरह कुछ बचाना है। अमेरिका में सदारती निजाम का हवाला देने मुझे लगे एक हैं, बात मेरा ख्याल है। बताएं, दुनिया में सबसे जो पावरफुल मुल्क है वो अमेरिका है। वहाँ पर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। वहाँ प्रेसिडेंट जो है डायरेक्टली अवाम इलेक्ट करते हैं। उसके बाद प्रेसिडेंट को ये इख्तियार हासिल है कि वो अपनी कैबिनेट खुद बनाता है। प्रोफेशनल और टेक्नोक्रेट लोग है वो उनको लेके आता है। वहाँ पर भी असम्बलियाँ होती हैं, सेनेट्स होती है। सेनेटर जो है बिल जो है वो अल्टीमेटली असम्बली में जाता है, उसमें डिबेट होती है जो, और उसके बाद वो पास होता है। तो ये सिस्टम जो है ये भी तो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जमहूरी सिस्टम है। अवाम के हक राय दही थे, अवाम अपनी पसंद से जिसको बेहतर समझते हैं उसको इलेक्ट कर लेते हैं। इसमें बिलावल भुट्टो साहब को क्या एतराज़ है? अगर जरदारी साहब इतने पॉपुलर है, बिलावल साहब इतने पॉपुलर है, तो आए प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आए। इमरान खान का, अगर इमरान खान लड़ते हैं इलेक्शन तो उनका मुकाबला करें। इसमें क्या क्या ऐसी सिचुएशन जिसको लोग पसंद करेंगे उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लेंगे। हाँ, प्रेसिडेंट किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी की कैबिनेट चूज करेगा। कबाहत इसमें कोई नहीं है। सही, बिल्कुल। अगर अवाम की फलाह के लिए तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं है। न जाने ऐसी बातें क्यों की जा रही हैं कि भाई मुल्क टूट जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा, कोशिश करेंगे तो रोकेंगे, साजिश नहीं होने देंगे। खैर एक ब्रेक नाज़रीन ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मजीद हम बात करेंगे। खलील साहब, बाबर साहब मेरे साथ ही, आप प्रदर्शित। अब पता चला। अब पता चला। बिल्कुल जी बिल्कुल, आजकल पाकिस्तानी सियासत में छाया है बिलावल। लेकिन ये छाप किसी बड़े सियासी मार्के की वजह से नहीं, बल्कि वजीर आजम इमरान खान की तरफ से की जाने वाली तनकीद की वजह से है। मैं बिलावल भुट्टो साहिबा की तरह मैं कोई कागज की पर्ची पे नहीं आया था कि जी मुझे वालदा ने जायदाद में पार्टी दे दी है। ये तो पता नहीं कि वजीरिस्तान जलसे में वजीर आजम इमरान खान की जबान फिसली या फिर ये थी दानिस्ता गलती। इस पर तनकीद खूब हो रही है। समझ ये भी नहीं आ रही कि अगर वजीर आजम साहब ने बिलावल भुट्टो के बारे में कोई गलत बात की तो पीपल्स पार्टी वाले इसे बार बार दोहरा क्यों रहे हैं। किसी की भी अगर तौहीन हुई है तो इसका चर्चा क्यों कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक नौजवान सियासतदान, उनको आपने जो कहा मैं दोहरा देती हूँ, उनको आपने कहा बिलावल भुट्टो जरदारी साहिबा। दूसरी तरफ वजीर आजम ने जो कहा सो कहा। शेख रशीद तो उनसे भी 4 हाथ आगे निकलकर बिलावल भुट्टो पर तनकीदी गोलाबारी कर रहे हैं। ऐसी बिलावल चिड़चिड़ा हुआ है, चीकू सा रोज नाराज हो जाता है मुंह बना। दूर में मुझे वो परवेज बिलावल नजर आता है और जब मैं नजदीक से देखता हूँ तो वो परवीन नजर आती है। अगर कोई फनी खराबी नहीं है तो then there is no need to take it serious। फिर सीरियस लेने की कोई जरूरत नहीं, रिलैक्स। पाकिस्तानी सियासत दिखा रही है नए रंग। सियासी जमातों में जारी है मुज़क्कर मुअन्नस की जंग। नए पाकिस्तान में इस लड़ाई को देखकर अवाम है दंग। जो सिलेक्टेड है मैं उनको कहूँगा कि क्या आपको अंपायर की उंगली पसंद आई, और जो जिन्होंने सिलेक्ट किया मैं उनको पूछता हूँ, उनसे सवाल करता हूँ कि क्या आपको तब्दीली पसंद आए। अवाम मुंतजर हैं कि कब ये बेकार का महाज होगा बंद, कब अपनी अपनी अनाज छोड़कर रहनुमा होंगे अवाम के लिए फिक्र। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की कि जो नई बहस शुरू हो गई है जिसमें साहब साहिबा बन गए हैं और साहिबा साहब बन गए हैं, एक अजीब सिलसिला है जो कि थमने में नहीं आ रहा। ये बहस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये हमारे सियासतदान हैं जिनका काम, जिनको हमने इलेक्ट इसलिए किया कि वो हमारी फलाह के लिए काम करें, हमारे मुस्तकबिल को संवारने के लिए बेहतरीन फ़ैसले हमारे हक़ में करें। वो कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म को किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वहाँ डिस्कशंस हो रही हैं और क्या होनी चाहिए, बड़ी तशवीशनाक, बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। असद खरल साहब, आप देखें वज़ीर आज़म ने जो कहा वो कहा, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने ठीक कहा, लेकिन शेख साहब ने भी आज हद कर दी। वहाँ राना सनाउल्लाह साहब को देख लें, वो इस किस्म की बातें शेख साहब के बारे में करते हैं कि मेरा ख्याल है कि वो दोहराई भी नहीं जा सकती। फिर आज बिलावल भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने कहा इमरान खान समझती हैं। अगर ये क्या तर्ज अमल है, किस किस्म की सियासत हो रही है, आपको कुछ समझ आ रही है? सारे जिस तरह आपने कहा ना कि राना सनाउल्लाह साहब, अब ये सिलसिला शुरू हो गया। राना सनाउल्लाह साहब का आपने कहा ना कि शेख रशीद के बारे में जिस तरह वो बात करते हैं,
उसी बात के साथ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में जो राना सनाउल्लाह साहब ने जो बात की है, उसके ऊपर तो कोई शोर होगा नहीं हो रहा, उसके ऊपर तो पीपल्स पार्टी जो है कोई परेशान नहीं हो रही। इमरान खान साहब से और शेख रशीद साहब से सख्त बातें की हैं राना सनाउल्लाह साहब ने, जो माशाल्लाह एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में और बड़ी संजीदगी से वो गुफ्तगू कर रहे थे। उसमें कोई हंसी या मजाक या उसमें तंज का पहलू नज़र नहीं आ रहा था। तो मामला ये है कि बहरहाल सैरिश, ये बदकिस्मती इस मुल्क की कि जिन लोगों को हमने लोगों ने मुंतखब करके वोट देकर असम्बलियों के अंदर भेजा, सेनेट के अंदर भेजा, सूबाई असम्बलियों के अंदर भेजा, जिन लोगों को उन्होंने जो क्लेम करते हैं कि हम लीडर हैं, सियासतदान की बजाय वो बड़े बड़े लीडर बनते हैं, लेकिन जिस तरह की वो हरकतें करते हैं, अब मुझे बताएं कभी वो समझती कि अब बिलावल भुट्टो साहब का मसला ये है कि उनकी वालदा मोहतरमा जो है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का भी मामला ये था, इसी तरह था कि वो मुज़क्कर को मोनस बाज़ दफ़ा सहमन उनको कह जाती थी। और इसी तरीके से इमरान खान साहब का भी चूँकि वो मियाँ वाली से उनका बैकग्राउंड है, और वहाँ पे वो पंजाबी और वो पश्तो और वो सारा जो उर्दू वो सारा वो एक वहाँ पे भी साहिब और साहिबा का फर्क तो नहीं, पता मामला ये है कि जो आपको पता है ना, मुज़क्कर मोनस के हमेशा रहता है, ये आपको पता है नहीं, वो ठीक है, लेकिन बात ये है कि इस बात के ऊपर इतना उसको जिस तरीके से बयान किया जा रहा है असेंबली के फोरम के ऊपर, जिस तरह नफीसा शाह साहिबा एक बात कर रही हैं, दोहरा रही हैं, मुझे ये बताया कि कौम का वो माफी का मुतालबा कर रही हैं, वो माफी का मुतालबा कर रही हैं, तो फिर बिलावल माफी मांगेंगे इमरान खान साहब से? तो यही बात है ना, उन्होंने बोला इमरान खान समझती हैं। हाँ जी, मुझे ये बताएं बाबर डोगर साहब, ये वैसे हमारी सियासत में ना कोई नॉर्म्स, कोई अखलाकियात तो नजर आती नहीं है, वही हाल हमारे सियासतदानों का हो गया है, क्या इनसे एक्सपेक्ट किया जाए? अब आप मुझे खुद बताएं ना, वो असेंबली जहाँ पर अवामी मसाइल डिस्कस होने चाहिए, वहाँ स्पीकर के डाइस का घेराव कर लो, शोर शराबा, एहतजाज, वॉकआउट, या फिर माफियों के मुतालबे, ये क्या सूरत हाल है? मुझे आप खुद बताएं। अब आज बिलावल ने ये भी कह दिया कि भाई औरत होना गाली है, ख़वातीन को क्या पैगाम दिया जा रहा है? यानी कि अगर इमरान खान साहब ने बोला है बिलावल भुट्टो साहिबा, तो ये औरत होना गाली है और औरतों को क्या पैगाम दिया जा रहा है, ये इन्होंने कहाँ से लिंक जोड़ दिया इस मामले का? सैरिश, सबसे पहले तो प्राइम मिनिस्टर ने जो किया गलत किया, लेकिन अब जो पीपल्स पार्टी कर रही है वो बिलावल भुट्टो का खुद मजाक उड़वाने के मुतरादिफ है। उनको चाहिए था कि इसको इग्नोर कर देते, लेकिन बाल वो इसको पकड़ के आगे चल रहे हैं और इसकी मज़ीद अपनी बदनामी खुद कर रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो ये है कि अभी जो आप निज़ाम की बात कर रहे थे, जो पार्लिमानी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसकी बात कर रहे थे, ये सारे लोग क्या मैंडेट लेके आए हैं? इलेक्शन से पहले इन्होंने लोगों के साथ क्या वादे किए थे, और असम्बली में आने के बाद इनकी पहले 8 माह की अगर आप परफॉर्मेंस देख लें, कोई एक अवाम के हवाले से किसी ने बात की हो? कभी शहबाज शरीफ को अपोजिशन लीडर बनाना चाहिए या नहीं? शहबाज शरीफ को पीएसी का चेयरमैन बनाना चाहिए कि नहीं? जो लोग जेल में बंद हैं उनको जनाब असम्बली के में बुलवाना चाहिए कि नहीं? जहाँ जहाँ जिसकी करप्शन है वो हर कोई अपनी करप्शन बचाने के चक्कर में है। बिलावल है तो वो अपने अब्बा और अपनी फुफ्फो की करप्शन बचाने के चक्कर में है। शरीफ फैमिली सारी अपनी करप्शन बचाने के चक्कर में है। पीटीआई जो है इकोनॉमी उनसे संभल नहीं रही, मिनिस्टर उनके काम नहीं कर रहे। ये सारा सिस्टम रस्ट कर गया है, ख़त्म हो गया है, वो सीधा हो गया है। इसको चेंज करने की ज़रूरत है, और इन हालात में अगले 5 क्या 10 साल भी आप रह लें, ये सिस्टम चेंज नहीं होगा। पिछले अब बिलावल साहब जो हैं वो बार बार बिलावल जो है, मुझे एक बात बताएं, बस यही कहूंगी, मुझे एक बात बताएं, बिलावल बार बार पीटीआई की गवर्नमेंट की बात करते हैं। पिछले जो इनकी अपनी 5 साल की गवर्नमेंट थी, इन्होंने क्या डिलीवर किया था? इनकी गवर्नमेंट में 18 से 20 घंटे रोज की लोड शेडिंग हो रही थी, पेट्रोल महंगा हुआ था, सारी गवर्नमेंट प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी की करप्शन बचाने के लिए लगी हुई थी। आप जहां इनकी इस वक्त गवर्नमेंट है, आप वहां की सूरत हाल देखें ना, पता नहीं 65,000 तादाद हो गई है एड्स के मरीजों की। कल 8 महीने से लेकर 8 साल के बच्चों में भी एड्स। कल 1.5 लाख गंदम की बोरियां कराची में चोरी होके बिकी हैं। कल 1.5 लाख गंदम की बोरियां,
वो बोरियां जो कि बच्चों के लिए जो कि वहाँ के क्या इलाकों में बच्चों को मिलनी चाहिए थी खुराक, वो कराची में सारी फरोख्त हो रही है, चोरी हो रही है। ये तो गवर्नमेंट का हाल है। बच्चे हॉस्पिटल्स में मर रहे हैं गलत मेडिकेशन की वजह से। मैं आपको तो, रत्तो डेरों की सूरत हाल बता रही हूँ। ये बिलावल साहब का हल्का है NA 200, जहाँ पर ये सूरत हाल है कि वहाँ पर बच्चों में एड वायरस की तस्दीक हुई है। 13 बच्चे आइडेंटिफाई हो चुके हैं 8 साल के दरमियान। तो ये खैर मैं यही कहूंगी सर, इस सारी सूरत हाल में कि लाहौल वाला कुव्वत वाली सूरत हाल, मैं आपको एक बात बता दूं कि ये सिस्टम नहीं चल सकता। ये सिस्टम नहीं चल सकता। लोग इस सिस्टम से मुतनफिर होते जा रहे हैं। बिलावल जो मर्जी कर लें, अब चेंज तो लानी पड़ेगी। ये सिस्टम गवर्नमेंट लोगों को डिलीवर नहीं कर सकता। एक चीज क्लियर है, ये गल गया है, ये सड़ गया है, ये बुसीदा है, इसमें करप्शन है, इसमें लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे। डिलीवर कर रहा है। डॉक्टर दिनशा अंकल जो है वो जरदारी साहब के फ्रंटमैन में देखे ना, वो जिस तरह गैलेक्सी कंपनी के 3 इम्यूनिटी उनको प्लाट दिए गए, फेक अकाउंट्स के अंदर ट्रांजैक्शन निकली। अब मुलजम अदनान जवेद गिरफ्तार हुए हैं, 4 बैंक अकाउंट्स और 8 अरब की ट्रांजैक्शन निकली है। देखिए इसी सिस्टम के जरिए ये अरबों रुपए के निकल रहे हैं ना। अब बच्चे मरेंगे, गंदम बिकेगी, तो फिर ये अरबों रुपए बनेंगे ना इनके लिए। फिर उसके बाद एक हनीफ अकाउंट जो है जरदारी साहब की कंपनी के हैं, वो आ गए हैं, जो है उनको सामने जिस तरह आ गए हैं। इन लोगों को आप मुझे ये बताएं कि ये सारे सलीम फैसल जो है वो वादा माफ गवाह बन गए हैं, असलम मसूद वादा माफ गवाह बन गए हैं, वहाँ पे 8-7 लोग पकड़े गए हैं, पंजाब के अंदर 5 लोग पकड़े गए हैं। वो वादा माफ गवाह बनने के लिए तैयार बैठे। नैब को ये खदशा है, नैब के अलावा काम बता रहे हैं कि अगर हम इनको छोड़ देंगे तो अब तो वैसे डॉक्यूमेंटेड सारी चीज़ें आ गई, तो या इनको मार दिया जाएगा अब नैब के मुताबिक, या ये इलाका गैर से पाक अफगान या ईरान बॉर्डर से इवन को फरार करा दिया जाएगा। अब मुझे ये बताएं, इंसाफ की बात है, एक ओवरसीज पाकिस्तानी नजम कुरैशी साहब हैं, 1 अरब 9 करोड़ रुपए उनकी डिग्री हो चुकी 1995 की। इंसाफ के लिए दर बदर है, डिग्री एग्जीक्यूट होनी है। अब मियां मनशा साहब का जो कि बैंक है, अब वो डिग्री एग्जीक्यूट 11 मई उसकी अपडेट है। तो उस एक तरफ उस MCB की बैंक की निजकारी के ऊपर नैब के अंदर क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है। 9-10 अरब की जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस एक और पेंडिंग है। लाहौर के अंदर नैब के मामला चल रहे हैं। मियां मनशा, उनकी जो अहलिया नाज मनशा, उनके बेटे जो हैं, किसी की बरतानवी नेशनलिटी है, किसी की आप कैनेडियन नेशनलिटी है। अब ये जो नजम कुरैशी का मामला है, अब उन्होंने कहा है कि ये बैंक का खबरें आ रही हैं कि बैंक से शेयर निकाले जा रहे हैं। MCB का अपना एक मामला चल रहा है, ऊपर से निब बैंक दे दिया गया उसको, वो बैंक जिसकी अपनी अंडर क्वेश्चन है निजकारी। अब मामला ये है कि अब उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक का गवर्नर कह रहे हैं ना कि ये सिस्टम डिलीवर कर रहा है, तो ये मामला इनके इन्वेस्टर, फ्रंटमैन पकड़े जा रहे हैं। बाबर साहब का कहना है कि सजाएं कब होंगी। मुझे ये बताएं बाबर साहब, अभी आपने सजाओं की बात की कि सजाएं कब होंगी। सर अभी ये मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा आप इसमें ऐड भी कर लेंगे, जो नैब कवानीन अवाम या हुक्मरान दोस्त, ये अब सवाल है। इसमें कहा जा रहा है कि हुकूमत और अपोजिशन ने नैब में इस्लाहात और मुज़ाकरात और इस हवाले से नया बिल लाने पर इत्तफाक कर लिया है, और इसी हवाले से हुकूमत और अपोजिशन में राब्तों का इंकशाफ भी हुआ है। फ़रोग नसीम साहब का कहना है कि वो और वज़ीर ख़ारजा नैब इस्लाहात से मुतालिक बातचीत के लिए अपोजिशन के पास जाते रहे हैं। तो अब ये जो सज़ाएं होनी है, चीखें इनकी निकल रही हैं, केसेस पेंडिंग भी हैं, सज़ाएं मतलब ऑब्वियसली आगे चल के होंगी इंशाल्लाह। उम्मीद है इदारे बेहतर तरीके से परफॉर्म जिस तरह कर रहे हैं आगे भी करते रहेंगे। अब ये जो इस्लाहात होने लगी हैं, अपोजिशन कभी चाहेगी कि हुकूमत के साथ मिलकर कुछ ऐसी इस्लाहात हों जो कि वाकई इदारों की बेहतरी के लिए होंगे। केसेस तो उनके खुले हुए हैं। सर सबसे पहले सज़ाओं की जो बात आप कर रही हैं और ये जो उम्मीद की बात कर रही हैं ना, सारे फ्रंटमैन पकड़े गए हुए हैं, सारे फैसिलिटेटर्स पकड़े गए हुए हैं, वो सारे लोग जो इनके लिए काम करते रहे हैं, जो इनके अकाउंट तो पकड़े गए, सारे पकड़े गए, लेकिन असल मुजरिम एक भी जेल में नहीं है, एक सिंगल असल मुजरिम जेल में नहीं है। और आप देखिए वो दंदनाते फिर रहे हैं, कानून उनके सामने बेबस है, नैब उनके सामने बेबस है, हुकूमत उनके सामने बेबस है। तो ये क्या सिस्टम है? इस सिस्टम में तो मुझे तो नहीं लगता कि आपने जनाब सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज कर रही थी। मुझे एक बात बताएं, सुप्रीम सबसे बड़ा केस करनी है, सारी सबसे बड़ा केस नवाज शरीफ का केस था, सुप्रीम कोर्ट सुपरवाइज कर रही थी, सब कुछ कर रहा था, सजा हो गई, बंद हो गए।
उसके बाद आज फिर वो घर में बैठे हुए सजाद याफ्ता मरियम घर में अपने बैठा घर हुआ। में बैठी हुई हैं, शहबाज शरीफ बाहर बैठे हुए हैं, उनके बच्चे सारे बाहर बैठे भगौड़ा हुए इसहाक हैं, डार आसिफ बाहर। अली जरदारी बाहर है, फरियाल जेल से बाहर है, फरियाल ताजपुर को ये चलें। पढ़ नहीं सके। तो इस सिस्टम ने कहाँ डिलीवर किया है? चलें सर, ये अभी जब सिस्टम इन्होंने डिलीवर नहीं हुकूमत कर सकता। संभाली है इस उसके सिस्टम में फौरी करप्ट बात आदमी पे नहीं कहते पकड़ा रहे जा कि जो सकता। बाहर गए हैं उनको भी बस लाएंगे, लूटा गया पैसा भी वापस लाएंगे। अब देखते हैं इस्लाहात किस किस्म की करते हैं, या वाकई जो उन्होंने वादे अवाम से किया उनको पूरा करते हैं, वफा करते हैं, नहीं करते हैं, तो वक्त ही बताएगा। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। बहुत शुक्रिया असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब। नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल फिर से मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।